विद्या के बिना मति गई, मति के बिना नीति गई और नीति के बिना गति ही समाप्त हो गई। गति के बिना धन गया, धन के बिना शूद्र निर्बल हो गए। इतने सारे अनर्थ एक अविद्या के कारण हो गए। एक अविद्या के कारण इतने सारे अनर्थ हो गए। ये प्रसिद्ध कथन है हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी का, जिनकी जयंती 11 अप्रैल को है। महात्मा ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के जननायक, समाज सुधारक और शिक्षा के दाता हैं। तो नमस्कार साथियों, मैं कमलेश सिंह लोधी आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने भारत से अंग्रेज़ों के समय में जो ब्राह्मणवादी नीतियां चलती थीं, उन नीतियों का अकेले ही डटकर सामना किया है और समाज को शिक्षा की अलख जगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे महापुरुष का नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंदराव था, इनकी माताजी का नाम बिमलाबाई था। साथियों, 19वीं सदी में जब देश में छुआछूत अपने चरम पर था, सारा समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, जिसमें जो दलित थे, अछूत थे, वो शूद्र में आते थे और शूद्रों को अपने से ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करने के लिए माना जाता था कि इनका जन्म अपने से ऊपर 3 वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। उस समय अछूतों को स्कूल भेजना बहुत बड़ा पाप माना जाता था। अंग्रेजी शासनकाल में महात्मा ज्योतिबा फुले सबसे पहले मिशनरी स्कूल में गए और खुद की पढ़ाई प्रारंभ की। क्योंकि हिंदू विद्यालयों में अछूतों का प्रवेश वर्जित था, इसलिए उन्हें एक इंग्लिश स्कूल में दाखिला लेना पड़ा। जब उन्होंने अपनी खुद की पढ़ाई कर ली, फिर उन्होंने मैट्रिक पास करने के बाद 1848 में सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना की। 1848 में रूढ़िवादी मनुवादी सोच के साथ स्कूल प्रारंभ करना उनके लिए कड़ी चुनौती थी, इसलिए उन्हें एक सहयोगी की ज़रूरत पड़ी। तो उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया और उनको इतना योग्य बनाया कि वो विद्यालय का संचालन कर सकें। 1848 में माता सावित्रीबाई फुले को विद्यालय सौंप दिया जाता है और वो विद्यालय का संचालन करने लगती हैं। जब ज्योतिबा फुले अपनी पत्नी के सहयोग से विद्यालय का संचालन करते हैं, तो वहाँ की जो मनुवादी नीतियाँ होती हैं वो उनके विद्यालय के संचालन करने में बाधा पहुँचाती हैं। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने जाती थीं तो उनके ऊपर रास्ते में लोग कंकड़, पत्थर, कीचड़ जो कुछ भी दिखता था वो फेंकते थे। सड़े टमाटर वगैरह जो कुछ भी मिलता था वो सभी फेंकते थे। तो माता सावित्रीबाई फुले इन सभी चीज़ों को सहती रहती थीं और मन में एक उम्मीद थी कि एक ना एक दिन हमारा समाज ज़रूर बदलेगा और शिक्षा प्राप्त करेगा। तो ऐसी जो ताकतें थी, उन ताकतों का
सामना करते हुए सावित्रीबाई फुले जी अपने साथ एक साड़ी एक्स्ट्रा ले जाती थीं और विद्यालय पहुंचकर साड़ी बदलकर अध्यापन कार्य करती थीं, और जब विद्यालय से वापस आती थीं तो वहीं गंदी साड़ी वो वापस पहन लेती। साथियों, फुले दंपति ने 1848 से 1854 तक 3 विद्यालय खोले, जिसमें उन्होंने पहला विद्यालय महिलाओं के लिए खोला था, जिसमें दलित अछूतों की महिलाएं तो पढ़ती ही थीं, साथ में उस समय ब्राह्मणों की महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो सावित्रीबाई फुले के आह्वान से ब्राह्मण महिलाओं को भी शिक्षा प्राप्त होने लगी। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने समाज में कुछ परिवर्तन लाने के लिए, समाज को शिक्षा युक्त बनाने के लिए सत्यशोधक समाज की स्थापना करी, जिसका एक ही उद्देश्य था कि सभी लोगों को एक समान शिक्षा मिले, सभी लोग समानता के साथ रहें और देश हित करें। 1854 में विधवाओं के लिए उन्होंने एक योजना तैयार की। पहले यदि कोई स्त्री का पति खत्म हो जाता था तो उसको जीवन भर विधवा बनकर रहना पड़ता था, उसे दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। इस कुप्रथा का अंत करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने विधवाओं के पुनर्विवाह की व्यवस्था की, साथ ही विधवाओं के लिए आश्रम खोले, जिनमें विधवाएं अपना जीवन व्यतीत करने लगीं। अपने समाज को सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले ने, जैसे फ्रांसीसी क्रांति है, अमेरिका की क्रांति है, गुलामी की प्रथा है, इन सभी से प्रेरित होकर समाज सुधार का कार्य किया। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए स्कूल ऑफ डायरेक्टर लंदन में उनको सम्मानित किया गया। आज हम बात कर रहे हैं मंदिरों में और ब्राह्मणों को दान देने की, तो ज्योतिबा फुले अंग्रेज भारत में ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दान दिए जाने का विरोध किया था। 11 अप्रैल को ज्योतिबा फुले जी की जयंती आ रही है। उनकी जयंती पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ। साथ ही आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे महापुरुषों के बारे में लगातार जानकारी रखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दें। मेरे पास उनके हाथों से रचित 2 पुस्तकें हैं, गुलामगिरी और किसान का कोड़ा। इन दोनों पुस्तकों के बारे में आपसे अगली वीडियो में बातचीत करेंगे, और जब तक के लिए आप सभी साथियों को प्यारा सा जय ओबीसी जय संविधान।